मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटेन के संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं वरन वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है और ब्रिटेन में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। परंपराओं के आधार पर वहाँ सम्राट एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है और व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल जो है वो बहुत ही उसकी शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। अब हम ये समझेंगे कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल का क्या अभिप्राय है। मंत्रिमंडल का अभिप्राय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री संसद सदस्यों में से ही व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। दूसरा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। तीसरा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। चौथा, मंत्रिमंडल की कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता का सिद्धांत। और नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। और सिक्स्थ है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मीन्स जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल रूपी टीम का कैप्टन होता है। अब मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है? और मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य न हो केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है और इस बीच में या तो उसे लॉर्ड सभा की उपाधि लेकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है या वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक कैबिनेट में 4 मंत्री लॉर्ड सभा में से होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को अपने अन्य मंत्रियों या सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना और उनमें विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। मंत्रिमंडल का निर्माण हो चुकने के बाद भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर संयुक्त मंत्रिमंडल या संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है।
अब हम पढ़ेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। पहला है आकार संबंधी अंतर। मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से लेकर 90 तक सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 22 के बीच में होती है। दूसरा है पद संबंधी अंतर। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं इनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडलीय स्तर के वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते हैं, वरन मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में सम्मिलित होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाना हो। तीसरा है अन्य मंत्री। चौथा राज्य मंत्री। पांचवा संसदीय उपसचिव। छठा जूनियर लॉर्ड। सातवां संसदीय निजी सचिव आदि। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है और वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो पद है वो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। वेतन संबंधी अंतर। इसी तरह से जो कैबिनेट सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अंतर है कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्तियों से संबंधित होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ। पहला है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहला है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार की नीति बनाई जाए। इसी तरह वो राष्ट्रीय कार्यपालिका का पर भी सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित रखता है और शासन की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। इसी तरह कार्यपालिका शक्तियों में मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य होता है। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय रखना आवश्यक है और इसीलिए मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो। मंत्रिमंडल के कार्यों में नेक्स्ट है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी करता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल ही समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी है। संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को
विघटित किया जाता है। संसद के अधिवेशन के आरंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों परिषद आदेश निकलते हैं, उनके निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति ही निहित होती है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। बजट वित्त मंत्री की देखरेख में तैयार होता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं और मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल पावरफुल है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल के अन्य कार्य भी हैं, जैसे राजा के द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशिष्ट गृह मंत्री के परामर्श पर किया जाता है। इसी तरह राजा के द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर के परामर्श अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, उसके क्या कारण है, हम इसका अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडल को प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति के निम्न कारण हैं। पहला है द्विदल पद्धति, 2 पार्टी सिस्टम। द्विदल पद्धति, हालांकि वैसे दो दल, अनुदार दल और मजदूर दल, जो प्रमुख रूप से 2 दल हैं, उनके अलावा और भी अन्य दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, उदार दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, साम्यवादी दल और अन्य दल, किंतु मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त होती है। इससे जिस राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल होता है, उसे लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहता है और अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल के द्वारा प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र में साहसपूर्वक उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की महत्ता का दूसरा कारण है कि ब्रिटेन में कठोर दलीय अनुशासन है। मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक दलों के निरंतर बढ़ते हुए कठोर दलीय अनुशासन ने दिया है। प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना ही होता है। यदि वह ऐसा ना करे तो उसे दल से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ सुधार कानूनों के परिणाम स्वरूप भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई है। 1832 के प्रथम सुधार कानून के पूर्व तक सदस्यों को अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति सामान्य तौर पर परिवर्तनशील होती थी और इसका कारण यह था कि चुनाव व्यक्तिगत आधार पर जीते जाते थे। उस समय मतदाताओं की संख्या कम थी, लेकिन 1832 और उसके बाद 1867 व 1884 के सुधार कानूनों से स्थिति परिवर्तित हो गई और मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के कारण व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त करना संभव नहीं रहा और अब व्यक्ति राजनीतिक दलों की सहायता से चुनकर आने लगे और इसके लिए राजनीतिक दलों के अनुशासन को भी स्वीकार करना पड़ा। मंत्रिमंडल की स्थिति में उसके महत्व में वृद्धि का नेक्स्ट कारण है लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार। वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारण लोक सदन का कार्यभार बहुत अधिक हो गया और इसके अतिरिक्त वर्ष में लगभग 6 महीने तो लोक सदन की बैठक ही नहीं चलती। इस कारण लोक सदन का अपने कार्य समय पर नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के बजाय लोक सदन कैबिनेट का अनुसरण करने में ही अपनी संतुष्टि अनुभव करता है। नेक्स्ट कारण है शासन कार्य की जटिलता। वर्तमान समय में शासन कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है
और कानून निर्माण और शासन क्षेत्र में ऐसी पेचीदी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं जिन्हें भली भांति समझना संसद के सदस्यों के लिए साधारणतः संभव नहीं होता है। और मंत्रिमंडल के सदस्यों जो हैं वो लोक सदन के मेंबर्स की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक योग्य माने जाने के कारण उन्हें लोक सदन की अपेक्षा अधिक महत्ता प्राप्त हो गई है। मंत्रिमंडल के महत्व में वृद्धि का एक कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन। संसद के कार्यभार की अधिकता और कानून निर्माण में निरंतर बढ़ती हुई जटिलता ने एक प्रवृत्ति को जन्म दिया है, वह है प्रदत्त व्यवस्थापन। और उस प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत संसद के पास सभी विषयों के संबंध में कानून निर्माण के लिए आवश्यक समय और ज्ञान नहीं होने के कारण संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और उसके अंतर्गत बारीकी से नियम और उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देती है। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल की महत्ता में वृद्धि हुई है। मंत्रिमंडल की महत्ता का एक कारण ये भी है कि संसद की कार्यवाही के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल की महत्ता में वृद्धि की है। जैसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाते हैं और संसदीय अधिवेशन का समय घटाने बढ़ाने का निर्णय करते हैं। मंत्रिमंडल ही इस बात का निर्णय करता है कि संसद के विचार हेतु कौन से विषय रखे जाएं और उन पर कितना समय दिए जाए। इसके अतिरिक्त संसद का अधिकांश समय मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर ही चला जाता है और निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार के लिए बहुत ही कम समय बचता है। इसी तरह राष्ट्रीय आपात ने भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि की है। मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय आपात में जिस सफलता के साथ सामना किया गया उससे लोक सदन की तुलना में मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा 1930 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए संसद के द्वारा मंत्रिमंडलों को बहुत अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गईं और इन अवसरों पर ब्रिटिश मंत्रिमंडलों की स्थिति तानाशाह जैसी हो गई। इसी तरह राष्ट्रीय वित्त पर भी मंत्रिमंडल का नियंत्रण है। इससे भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई है और मंत्रिमंडल के पास लोक सदन के विघटन की शक्ति प्राप्त है। इससे भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है? तो हमारा आंसर ये होगा कि मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे उसके ऊपर विरोधी दल का अस्तित्व है। ब्रिटेन में विरोधी दल भी शक्तिशाली होता है और वह हमेशा सक्रिय रहकर विरोधी दल जो है मंत्रिमंडल के कार्यों पर पैनी नज़र रखता है। इसी तरह विभिन्न दबाव समूह का नियंत्रण है। मजदूर संघ, परिवहन, रेल कर्मचारियों के संघ, वाणिज्य और उद्योग मंडल, इसी प्रकार के अन्य दबाव समूह अनेक मांगों को प्रकट करते रहते हैं और राजनीतिक दलों या विपक्षी दल के अलावा दबाव समूह भी मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ी जनमत की शक्ति का नियंत्रण है मंत्रिमंडल के ऊपर। इसी तरह सदन की कुछ परंपराएं हैं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं हैं जो कि मंत्रिमंडल को अपने सीमा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति है वो मंत्रिमंडल के अधिनायकवाद, प्रधानमंत्री के अधिनायकवाद या अन्य किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद के मार्ग की एक बड़ी बाधा है। व्यवहार में मंत्रिमंडल लोक सदन को नियंत्रित करता है, लेकिन लोक सदन के संदर्भ में इसकी स्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रही है। और एक विशेष बात यह है कि यदि सरकार को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और शासक दल में नेतृत्व के लिए कोई विवाद नहीं होता है तो लोक सदन में मंत्रिमंडल की स्थिति सुदृढ़ होती है। अन्यथा मंत्रिमंडल को लोक सदन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है।